अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आसिफ नगरी नावल बाय M.A. राहत। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। इसलिए इन्हें इनके पते भी नहीं मालूम। मुमताज़ इसी तरह के इंसान है, जबकि बाकी लोग एक दूसरे से मिलते हैं। मेरे पास भी अगर कोई अपनी ज़रूरत लेकर आ जाता है तो मैं इसे अपने शौहर का रिश्तेदार समझकर इनकार नहीं करती। मसलन तुम्हारी फूफी और फूफा। जहाँ आरम बेगम तुम्हारी फूफी हैं और फूफा का नाम जमाल अहमद है। ये लोग आजकल शेखुपुरा में हैं। शेखुपुरा में जमाल अहमद का खासा कारोबार है, क्योंकि तुम्हारी फूफी साहिबा ने ठीक ठाक रकमें मारी हैं। उनका एक ख़ास तरीक़ेकार है। शेखुपुरा में है? हाँ, तुम चाहो तो मैं तुम्हें उनका नाम पता दे सकती हूँ। सायरा के पास उनका पता है। और इसके अलावा साहिवाल में तुम्हारे नाना नानी भी हैं। नाना नानी? हाँ, मेरा मतलब है खालू खाला, यानी तुम्हारे वालिद के खाला खालू सनम आरा बेगम और रियाज हुसैन। ये लोग साहिवाल में रहते हैं। ये भी अपने तौर पर मुतमईन हैं। बागात रखते हैं। यहाँ पर कोई भी कच्ची हैसियत में नहीं है, क्योंकि ख़ानदानी जायदादें काफ़ी हैं। लेकिन मैंने जो कुछ किया है विलायत अहमद ख़ान की मौत के बाद अपनी कुव्वत बाजू से किया है। क्या मुझे उनके पते मिल सकेंगे? हाँ, सायरा तुम्हें तमाम पते दे देगी। चलो ठीक है। सायरा, इन्हें खाना वाना खिला दो और इसके बाद ड्राइवर के हाथ इन्हें वापस इनके घर छुड़वा दो। ये कहकर वो अपनी जगह से उठ गईं। मैं खामोशी से उन्हें जाते हुए देख रहा था और उनके बारे में बहुत कुछ सोच रहा था। सायरा अलबत्ता खासी बेहतर हो गई थी और पहले की निस्बत काफ़ी नरम नज़र आ रही थी। खाने की मेज़ पर मेरे और इसके अलावा कोई नहीं था। मैंने उससे दोनों पते हासिल किए और फिर सायरा ने कहा, मम्मा की बहुत सी बातें तलख होती हैं, लेकिन दिल की बुरी नहीं हैं। अगर आपने इनके दिल तक रसाई हासिल कर ली तो आप देखेंगे कि यहाँ आपके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। जी, मैंने आहिस्ता से कहा। फिर बोला, आप ड्राइवर से कहिए कि वो मुझे वापस छोड़ दे। हाँ, मैं कहती हूँ, लेकिन हमारी मुलाकातें होती रहनी चाहिए। अगर दादी सरकार इजाज़त दें तो। मैंने कहा, इस बात का भी माइंड मत मत करना, बस इंसान का मिजाज बन जाता है। हालांकि हमारा तुम्हारा बहुत ही करीबी रिश्ता है, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर दानी सरकार बन चुकी हैं और उन्हें दानी सरकार बनाने में दूसरों का बड़ा हाथ है। मैंने सायरा के इन अल्फाज का कोई जवाब नहीं दिया था। आखिरकार सायरा ने रुखसत किया। लैंड क्रूजर के बजाय एक और गाड़ी मुझे लेकर वापस चल पड़ी थी। घर में बड़ी बेचैनी से मेरा इंतज़ार हो रहा था। ताया, अब्बू, सुल्ताना, हिरा, मामा और दानिया मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैं अंदर दाखिल हुआ तो सब के सब मेरी तरफ मतवज्जे हो गए। ताया अब्बू ने कहा, आओ भाई आओ, बहुत देर लगा दी। हमने जानबूझकर तुम्हें फ़ोन नहीं किया, क्योंकि तायरा खानम का मिजाज सातवें आसमान पर रहता है। खैर, आओ बैठो, भूख लग रही है। खाना वगैरह खाया या नहीं खाया? नहीं ताया अबू, खाना खा कर आया हूँ। गुड गुड। भाई, बड़ी बेचैनी है सारी बातें जानने की। दिलचस्प किरदार है तायरा खानम का। वो सारी दुनिया में बकौल उनके दानी सरकार के नाम से मशहूर हैं। मुझसे भी यही फरमाइश की कि मैं इन्हें दानी सरकार कहकर पुकारूं, क्योंकि वो रिश्तों वगैरह को नहीं मानती। खूब। ताया अबू के होठों में एक तंजिया मुस्कुराहट फैल गई। बहरहाल मुलाकात हुई, कोई ख़ास बात नहीं। मुझसे सबके बारे में पूछती रहीं, कहने लगीं कि इस घर में वो आ नहीं सकती। जिद करने लगीं कि मामा को और दानिया को इनके पास लाया जाए। बहरहाल ये भी देख लेंगे किसी दिन। मेरे साथ रवैया अच्छा ही रहा। हाँ, कुछ पते मिल गए हैं। आप ज़रा मुझे इनके बारे में बताइए। पते? कैसे पते? दादी अम्मा की बहन, यानी आपकी और पापा की खाला सनम आरा बेगम और खालू रियाज हुसैन। हाँ, वो इस वक्त शायद साहिवाल में हैं। उनकी बेटी अकीला पिछले दिनों लाहौर में ही थी, लेकिन वो भी शायद साहिवाल चली गई हैं। आपने उनका तज़किरा नहीं किया कभी मुझसे? मैंने कहा। ताया अब्बू चौंक कर मुझे देखने लगे, फिर बोले, खालू रियाज हुसैन भी हमसे नहीं मिलते और इसकी वजह दादा अब्बू से इनका इख्तिलाफ था। कमाल है। बहरहाल इनका पता मिल गया है। इसके अलावा फुफी जहां आरा बेगम और फुफा जमाल अहमद भी शेखुपुरा में रहते हैं। हाँ भाई, हैं ये सब, लेकिन बस कुछ इस तरह शिराजा मुंतशिर हुआ है कि कोई किसी को गर्दानता ही नहीं है। चलो खैर, मैंने तुमसे कह दिया था कि जिससे तुम्हारा दिल चाहे मिलो। नई नई कहानियां सामने आएंगी। खासा दिलचस्प है हमारा खानदान। बहुत से मसाइल इस खानदान से लिपटे हुए हैं। हम तो गोशा नशीन हो चुके हैं।
इस वजह से किसी से दोस्ती है न दुश्मनी। फिर इसके बाद ताया अब्बू वगैरह तो अपनी जगह से उठ गए। हम लोग मामा के साथ उनके कमरे में आ गए। मामा कहने लगी, कैसे मिली तायरा खानम? बिगड़ी हुई हैं मामा, अपने आप को बहुत बड़ी आलमा समझती हैं। वैसे सायरा बहुत अच्छी तरह पेश आई, खाना वगैरह बड़े एहतमाम से खिलाकर मुझे भेजा है। मामा, मैंने सोचा है कि अगर किसी से मिलना है तो बुराइयां भी बर्दाश्त करनी होंगी। बिल्कुल, चलो देखते हैं। अगर कोई हमारे रास्ते की रुकावट नहीं है तो फिर मिलने जुलने में कोई हर्ज नहीं है। वैसे इन लोगों से भी मिलेंगे। अफसोस ये है कि तुम्हारे पापा ने हमेशा हमें अपने खानदान से दूर रखा और इनके बारे में कुछ बताया भी नहीं है कि कौन क्या है, क्या इख्तिलाफ है इससे। लेकिन दुनिया का कोई भी इख्तिलाफ हो आखिरकार दूर हो जाता है। मामा से बहुत देर तक बातें होती रहीं। इसके बाद मैं उनसे इजाज़त लेकर अपने कमरे की जानिब चल दिया। कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया और ताहिरा खानम के बारे में सोचता रहा। अजीबो-गरीब खातून थी, लेकिन बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। अपने आप को आसमान का बाशिंदा समझती थी। अभी मैं इन्हीं बातों के बारे में सोच रहा था कि अचानक ही रोने की आवाज़ें सुनाई दीं। फिर ये आवाज़ें बढ़ती चली गईं और मेरा मुंह बिगड़ गया। ताया अब्बू से इजाज़त ले लूँ, इसके बाद एक एयर गन बनाऊंगा और इन्हें निशाना बनाऊंगा। फिर मुझे ड्रेसिंग टेबल के पास आहट सुनाई दी। मैंने चौंक कर उधर देखा और सैफूना को बैठे हुए पाया। गोनी बता चुकी थी कि सैफूना के रूप में वो है और इस वक्त भी लाजमी तौर पर वही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं उठकर बैठ गया। हाँ, मुझे नुकसान पहुंचाने का कहकर गई थी। ताज्जुब है, इसी कमरे में सोता हूँ। तुम सोते हुए मेरे गर्दन क्यों नहीं दबा देती? इसलिए कि तुम मेरा आखिरी सहारा हो। अगर तुम मुझसे शादी कर लेते हो तो मैं सफूना के रूप में जिंदा रहूंगी और मेरी बच्ची मेरे करीब रहेगी। और मैं तुम्हें मना कर चुका हूँ कि ऐसा मैं कभी नहीं करूँगा। करना पड़ेगा तुम्हें, ऐसा करना पड़ेगा। मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगी। मैं साए की तरह तुम्हारे साथ लगी रहूंगी। जहाँ भी कहीं तारीकी होगी तुम मुझे अपने पास पाओगे। तुम्हें रोशनियां अपना लूंगा, क्या समझी? सुनो मेरी बात, इतने संगदिल ना बनो। आखिर कहीं ना कहीं तो तुम्हें अपनी जिंदगी के साथी का इंतखाब करना होगा। मैं तुम्हें सैफुना ही की सूरत में मिलूंगी। तुम कभी ये ना महसूस कर पाओगे कि तुम गोनी के साथ हो। तुम अपने आप को सैफुना के साथ ही महसूस करोगे। मैं तुम्हें जिंदगी की हर खुशी दूंगी, वो जो एक इंसान की तलब होती है। और कुछ? मान लो मेरी बात, अगर मेरे हाथों कोई बुराई हो गई तो फिर हम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। तो फिर ऐसा करो, बुराई कर डालो, ताकि हम लोग खुलकर एक दूसरे से नफरत का इजहार कर सकें। और अब दफा हो जाओ, वरना। मैंने इधर उधर देखा। लोहे की एक सुलाख थोड़े फासले पर रखी हुई थी। मैंने वो सुलाख उठाई तो वो जल्दी से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। नहीं, पहले ही बहुत हो चुका है। मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम्हें सोचने का मौका देकर। जाओ, फौरन निकल जाओ यहाँ से। मैंने इशारा किया और वो सुस्त कदमों से चलती हुई इसी दीवार के पास पहुंची जिससे एक बार पहले भी मैंने इस खूबसूरत लड़की, जिसका नाम अब सैफूना मालूम हुआ था, को बाहर जाते हुए देखा। और इसके बाद वो दीवार में गुम हो गई। मैं इन बातों का आबादी हो गया था कि चंद ही लम्हों के बाद बिस्तर पर लेट कर गहरी नींद सो गया। दूसरी सुबह मामूल के मुताबिक थी। घर वालों के साथ नाश्ता किया, रात के वाकयात दिमाग में थे। लेकिन ये भी एक यहाँ की खास बात थी कि इन वाकयात के बारे में किसी को बताने की जब भी कोशिश की, किसी पुरस्कार और गैर मरई कुव्वत ने मुझे रोक दिया। गोरनी रात को भी धमकियां देकर गई थी। कभी कभी दिल में तशवीश भी उभरती थी कि कहीं किसी को नुकसान ना पहुंच जाए। लेकिन घर वालों से जब भी तस्करा करने के बारे में सोचा, जबान खुद ब खुद बंद हो गई। फिर दूसरे दिन कोई 11 बजे का वक्त होगा कि सायरा का फ़ोन मौसूल हुआ। उसने मेरा मोबाइल नंबर ले लिया था और मुझसे कहा भी था कि अगर वह मुझे फ़ोन करे तो मुझे कोई एतराज़ तो नहीं होगा। जाहिर है, एतराज़ की क्या बात थी। वैसे भी हमारी पॉलिसी में ये बात थी कि इन लोगों से ताल्लुकात आगे बढ़ाएंगे। मैंने पुरतपाक अंदाज में सायरा का फ़ोन मौसूल किया था। हैरत तो नहीं हुई मेरे फ़ोन पर? नहीं। क्यों, हैरानी की कोई बात हो सकती है? नहीं, मेरा मतलब है, अच्छा छोड़िए। अब ये बताइए, आज का क्या प्रोग्राम है जनाब? कोई खास नहीं, सरफराज भाई तो गए हुए हैं। वो आ जाएंगे तभी हम आगे के बारे प्रोग्राम बनाएंगे। दिल चाह रहा था मिलने को, क्या कर सकते हैं आप बताइए? मिलने के लिए? हाँ, मैं असल में ये कहना चाहती थी कि वहाँ आपके घर में मुझे अच्छी निगाहों से नहीं देखा जाता। गैरों की तरह हो जाती हूँ और उठकर चली आती हूँ। किसी के अंदाज में तपाक नहीं है।
نہیں سائرہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ماما اور دانیہ تو آپ سے بہت اچھی طرح ملی، ان کی بات نہیں کر رہی نا۔ اصل میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کہیں باہر آ سکتے ہیں؟ میں آپ کو پک کر لوں گی۔ سائرہ سے ملاقات کر کے ماما کی اجازت لینی ضروری تھی، نہ تایا ابو سے۔ ماما اور سرفراز بھائی کی طرف سے تو اجازت مل گئی تھی کہ اپنے طور پر ان لوگوں سے اچھے مراسم پیدا کروں۔ چنانچہ میں اس سے پروگرام طے کیا اور کیسر خان کے ساتھ چل پڑا۔ اس نے مجھے مطلوبہ جگہ پہنچا دیا جہاں سائرہ موجود تھی۔ آج اس نے نہایت ماڈرن لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ بڑی دوہری شخصیت کی مالک تھی۔ جب سادگی اپناتی تو شکل ہی بدل جاتی، اور جب جدت اختیار کرتی تو بالکل مختلف ہو جاتی تھی۔ میں اس کی کار میں بیٹھ گیا اور میں نے کیسر خان سے کہا، کیسر خان تم واپس جاؤ، میں آ جاؤں؟ میں آ جاؤں گا صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو میں مرشد کے پاس حاضری دے آؤں؟ ٹھیک ہے، انہیں میرا بھی سلام کہنا۔ ٹھیک ہے صاحب۔ وہ چلا گیا اور پھر سائرہ نے اپنی کار آگے بڑھا دی۔ وہ کافی خوش نظر آ رہی تھی، لیکن میرا رویہ محتاط تھا۔ خوب دیر تک گھومتے پھرتے رہے، پھر اس نے ایک خوبصورت سے ریستوران کا رخ کیا۔ کار پارک کی اور ہمیں ریستوران میں داخل ہو گئے۔ ریستوران میں زیادہ رش نہیں تھا۔ ہم لوگ ایک میز کے گرد بیٹھ گئے۔ کھانے کا وقت ہو چکا تھا۔ سائرہ نے ویٹر کو بلا کر آرڈر دیا۔ اسی وقت اس کے موبائل پر ایک کال آئی اور وہ فون سننے لگی، پھر مسکرا کر بولی، ٹھیک ہے ماما، آپ کسی کو ہوٹل بھیج دیجئے، میں آپ کا آرڈر پیک کرائے دیتی ہوں۔ اس نے فون بند کر دیا اور مسکرا کر بولی، میں نے مما کو بتایا کہ میں یہاں ہوں تو ان کے منہ میں پانی بھر آیا۔ کھانے پینے کی بہت شوقین ہے، اس ریستوران کی کچھ چیزیں بہت ہی عمدہ ہیں، کہنے لگی میرے لیے بھیج دو۔ یہ کہہ کر اس نے ویٹر کو اشارہ کیا، اور ویٹر کے آنے پر اس نے 2-3 چیزیں آرڈر کی اور ویٹر سے کہا کہ یہ چیزیں جلدی سے پیک کر کے لے آئے، بعد میں ان کا کھانا لگائے۔ ویٹر گردن خم کر کے چلا گیا تھا۔ میں ریستوران کے ماحول کا جائزہ لینے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ویٹر نے پیک کی ہوئی اشیاء بڑی نفاست سے لا کر رکھ دیں اور بولا، کھانا لگا دوں میڈم؟ ہاں۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ درمیانی جسامت کا ایک آدمی اندر آیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر وہ ہماری میز کے قریب پہنچ گیا۔ سائرہ نے اسے دیکھ کر کہا، کھانا پیک ہو گیا ہے چاند خاں، لے جاؤ۔ ملازم نے گردن خم کر کے وہ پیکٹ اٹھا لیے تھے، لیکن میرے ذہن میں ایک چھناکا سا ہوا۔ چاند خاں، چاند خاں،